ठीक, तो बात करते हैं फोर्स की। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेटा फोर्स क्या होता है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। मींस जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। पुश करना या पुल करना ये क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में हम दो तरीके से फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, ईदर बाय पुश और बाय पुल, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस क्लास में दो टाइप के फोर्सेस पढ़े थे। कौन कौन से, कॉन्टैक्टिंग फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। तो कॉन्टैक्टिंग फोर्स में क्या था कि हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स तब एक्सर्ट कर सकते हैं, तब अप्लाई कर सकते हैं जब हम उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के फोर्स को हम कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस बोलते थे। नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, विदाउट कमिंग इनटू द कांटेक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट के आसपास अगर आप आयरन पीसेस अगर लेकर जाते हैं तो बिना कांटेक्ट में आए ही आयरन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, पुल कर लेता है। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस। बट यहां पर क्लास 9 पे हम जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं वो कौन कौन से पढ़ते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब देखो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि बैलेंस फोर्स होता क्या है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को आप देखकर ही समझ सकते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है तो इट मींस फोर्सेस आर बैलेंस्ड, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इट मींस फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। क्लियर है ना। अब हम क्या कहते हैं बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट में सपोज करिए ये कोई ब्लॉक ले लिया हमने, ये ब्लॉक रखा हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट में बेसिकली 4 डायरेक्शनल फोर्सेस वर्क करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वर्क करेगा बेटा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अपवर्ड डायरेक्शन में इसी का रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ मसल्स या फिर मशीनरी अगर वर्क कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या वर्क करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब ये 4 टाइप के फोर्सेस बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट में वर्क कर रहा होता है, ठीक। अब ये मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और हम मशीन या फिर मसल्स के थ्रू ही 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो आप बताइए क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्सेस कैसे होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस मसल्स के फोर्स को या मैकेनिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम मान लीजिए 20 न्यूटन कर दें, अब क्या हो जाएंगे फोर्सेस, अब फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे मूव करने लगेगा, इस डायरेक्शन पे मूव करेगा। और नेट फोर्स क्या होगा ये भी समझने की जरूरत है। तो जो हमारा नेट फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड थ्रू द मसल्स माइनस फोर्स अप्लाइड थ्रू द फ्रिक्शन। तो क्या होगा, आप ये कह सकते हैं Fm माइनस Fr। Fm कितना था 20 और Fr कितना था 10 न्यूटन। तो टोटल नेट फोर्स कितने न्यूटन का होगा, ये न्यूटन क्या है, दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि बेटा हम ये कहते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन के टाइम पे तो हम यही बोलते हैं कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि फोर्स अप्लाई करके किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करके चला सकते हैं। फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है ना, उसका शेप चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है। तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ फोर्सेस। अब न्यूटन्स ने अपने लॉ में जो फोर्स की जो लॉ दिए थे, कौन कौन से लॉ दिए थे बेटा, तो न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ था न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
तो हम क्या बात कर रहे थे, लॉ ऑफ इनर्शिया की। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि इनर्शिया क्या होता है। तो हम ये कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इट्स ओन पोजीशन। क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। अब वो ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसी भी हो सकती है, इट कुड बी स्टेट ऑफ रेस्ट, इट कुड बी स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में बेसिकली जब हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप। क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? क्या बताया हमने इनर्शिया कि हमने बोला कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इट्स ओन पोजीशन। हर एक ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में होता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है ना। और इफ वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट विल रेजिस्ट टू रिमेन इट्स ओन पोजीशन। बात समझ में आ रही है? अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करके ऑब्जेक्ट की स्टेट को, स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, अगर उसकी उस स्टेट को हम चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा वापस उसी स्टेट में आने के लिए। यही होता है आपका इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा, मान लीजिए आप एक बस में बैठे, स्कूल बस में बैठे, ठीक है। अब बस चल नहीं रही है, बस स्टार्ट है बस, बट बस चल नहीं रही। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने अचानक अगर बस को एक्सेलरेट किया, ड्राइवर ने क्या किया, अचानक बस को एक्सेलरेट किया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन पे लीन हो जाएगी। रीजन बीइंग, जब बस रेस्ट पे थी तो बस में जो भी ऑब्जेक्ट थे, वेदर लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग, वो सारे के सारे कैसे थे, रेस्ट में थे, ठीक है ना। मतलब टोटल सिस्टम रेस्ट में था। और ड्राइवर ने जैसे ही उस बस को एक्सेलरेट किया तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेजिस्ट करेगा वापस रेस्ट की स्टेट में आने के लिए। इस वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। आप ऐसे समझ लो कि ये कोई बेटा बस है, ठीक, ये बस रेस्ट पे है, कहां पर है, रेस्ट पे। अब ड्राइवर ने एक्सीलरेट किया, मतलब एक्सीलरेटिंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन पे हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे हो। ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो लड़का था, ये रेस्ट पे था। तो अब इनर्शिया की वजह से क्या होगा, इसकी बॉडी ऑटोमेटिकली वापस रेस्ट में आने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन पे क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसलिए अचानक जब ड्राइवर एक्सीलरेट करेगा गाड़ी को तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर ले हम। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है बेटा, मान लीजिए अब ये बस जैसे ये थी, अब ये बस चल रही थी, बस चल रही थी मतलब बस मोशन में है। बस से अटैच जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके सब मोशन में, ठीक है ना। अचानक किसी वजह से ड्राइवर को ब्रेक सप्लाई करने पड़े तो रिटार्डिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, रिटार्डिंग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब बस को रोका जा रहा है। लेकिन उससे अटैच जो ऑब्जेक्ट होंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, वो मोशन में थे, तो वापस वो मोशन में आने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। और रेजिस्ट करेंगे तो उनका मोशन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे वो बेंड हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। भाई मान लीजिए बस चली जा रही है, ठीक है। जनरली क्या होती है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है, जनरली हमारी जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट होती है। अब बस चली जा रही स्ट्रेट, अचानक किसी वजह से ड्राइवर को लेफ्ट साइड पर टर्न करना पड़ा। अब ड्राइवर अगर लेफ्ट साइड पे टर्न करेगा ऐसे, तो आपकी बॉडी वापस उसी स्टेट पोजीशन में आने के लिए क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। इसलिए अगर बस लेफ्ट साइड पे टर्न करेगी तो जो
ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड पे टर्न कर जाएगा, और अगर कोई बस राइट साइड पे टर्न करेगी तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड पे टर्न कर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? यही है इनर्शिया में, ठीक है ना। एक चीज और हम पढ़ते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा, ठीक है ना। अक्सर जैसे एक एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है कि भाई कारपेट है, कारपेट को अगर हम स्टिक से मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल गिरते हैं। रीजन स्कूल एग्जाम में अक्सर आता है, क्या है रीजन? तो सिंपल सी बात है बेटा, जो जब कारपेट को हम हैंग कर देते हैं तो कारपेट रेस्ट स्टेट में होता है, तो कारपेट से जो अटैच्ड 10 पार्टिकल होते हैं वो भी रेस्ट की स्टेट में। लेकिन जब हम उसको स्टिक से मारना स्टार्ट करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स हमने एक्सर्ट किया उसमें, अब जब हमने इसको मारा, किसको? कारपेट को, तो कारपेट मूव करेगी, कारपेट मूव करेगी, बट जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? वो मोशन में नहीं आना चाहता, वो अपनी ओन स्टेट में रहना चाहता है। और उसकी स्टेट कौन सी थी? रेस्ट की। अब अगर कारपेट इस डायरेक्शन पे मूव किया, मारा हमने ऐसे, तो कारपेट इस डायरेक्शन पे मूव करेगा, तो पार्टिकल क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेंगे वापस रेस्ट की स्टेट में आने के लिए। और जैसे ही वो ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, कारपेट का सरफेस वो लीव कर देते हैं, और फिर ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। बात समझ आ रही है? इस टाइप के स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम लोग बोलते हैं कि जैसे ट्रिप पे जब जाते हैं तो लगेज को क्यों बोला जाता है कि आप बांध कर रखें? जनरली इसे हम लोग ट्रिप पे लेकर जाते हैं तो लगेज वगैरह क्या होता है? कार के ऊपर बांध दिया जाता है रोप वगैरह से, तो ये बोला जाता है ना कि इसको बांध कर रखना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि इसको बांध के रखने के लिए क्यों बोला जाता है? तो रीजन यही है कि जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो उस कार में तीनों टाइप के इनर्शिया वर्क कर रहे होंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन भी आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि कार कई बार एक्सेलरेट हो रही है अचानक, कई बार डेसेलरेट हो रही है अचानक, कई बार क्या है डायरेक्शन उसकी लेफ्ट, कभी राइट। तो तीनों ही टाइप के इनर्शिया वर्क करते हैं उसमें, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसलिए बोला जाता है जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो जो लगेज जो हम कार के ऊपर साइड रखते हैं तो उसको हम किसी रोप से बांधना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम बेटा बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कब होगा? जब उस पे फोर्स हम एक्सर्ट करेंगे। फोर्स बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स रिड्यूस करेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। बात समझ में आ रही है? अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली हम स्टडी करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि मोमेंटम, अगर मोमेंटम को सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? एक चीज याद रखने वाली ये है कि मोमेंटम हमेशा उस ऑब्जेक्ट के पास होगा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। किसी ऑब्जेक्ट का मास 1000 मिलियन केजी में हो, बट अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। तो मोमेंटम की एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन मोशन। क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम जिसको हम बेसिकली P से रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये कहते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। यहां पर ये जो मास और ये मोमेंटम की बात की गई है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ये उस केस की बात की गई है जब ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास मोमेंटम है, अब उसके मास को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मोमेंटम और बढ़ेगा। ठीक है? मास को कम करेंगे तो मोमेंटम क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसी तरीके से वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे
मोमेंटम इंक्रीज होगा। वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे, मोमेंटम डिक्रीज होगा। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? तो हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम की स्टडी करते क्यों है? तो बहुत सिंपल सी बात है, हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हमको मोमेंटम की स्टडी करनी जरूरी होती है। ठीक है ना? अब आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो ये कोई लड़का है बेटा, ये कोई लड़का है, इनिशियली किसी वेलोसिटी से चल रहा था, हमने मान लिया u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये चल रहा था। अब हमने क्या किया, इसको पीछे से आकर पुश कर दिया, F न्यूटन का एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया, पुश कर दिया। अब जब पुश किया तो इसकी बॉडी में कोई चेंजेस आएंगे, इसके मोशन में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये किसी नॉर्मल वेलोसिटी से चल रहा था और हमने उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्सर्ट कर दिया तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। इस टाइम इसकी वेलोसिटी v हो गई, वेलोसिटी में चेंज आया। अब वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम में चेंज आया, क्योंकि उस लड़के का मास तो कांस्टेंट है। हम क्या बोलते हैं कि मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम होता है आपका मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी u। फाइनल मोमेंटम क्या होता है बेटा? तो हम कहते हैं मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब आप ये समझो, जब ये u वेलोसिटी से चल रहा था तो इसके पास मोमेंटम इनिशियल था, फोर्स एक्सर्ट करने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो गई, तो अब इसका मोमेंटम कैसा हो गया? फाइनल मोमेंटम। अब ये मोमेंटम में चेंज किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आया होगा बेटा। पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आया, किसकी वजह से आया? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? फोर्स। तो हम ये कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ बेटा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम? mv माइनस mu अपॉन टी। अब अगर बेटा यहां पर m कॉमन ले लें हम, तो ये क्या बन जाएगा? v माइनस u अपॉन टी। v माइनस u अपॉन टी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसे? एक्सीलरेशन। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, क्योंकि a क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है बेटा, एंड दैट कांस्टेंट इज k। k इज इक्वल टू 1, सो F इज इक्वल टू m इंटू a। ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, जहां पर हम ये बोलते हैं कि फोर्स इज कांस्टेंट, सॉरी, इफ मास इज कांस्टेंट देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट पे हम जितना अमाउंट का फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे उसका एक्सीलरेशन इंक्रीज होता जाएगा, और अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हम रिड्यूस करते जाएंगे तो एक्सीलरेशन डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस पर हम लोग बाद में आएंगे, अभी थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। ठीक है? Now come to the third law. What is third law? Action versus reaction. क्या बोलते हैं हम? Action versus reaction. Simply क्या कहता है? Every action has equal and opposite reaction. बात समझ में आ रही है? हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं
तो सेम अमाउंट का फोर्स उस बॉडी से हमारे ऊपर एग्जर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अब आप ये समझो कि अगर मान लो हमने पैर में अपने वो पहन लिया, स्केट आते ना स्केटिंग वाले, तो मान लो स्केटिंग शूज हमने पहन लिए। अब अगर हम इस बॉल को ऐसे करके पुश करें, क्या होगा? हम पीछे की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने अमाउंट का फोर्स हम इस बॉल पे एग्जर्ट कर रहे हैं ना, उतने ही अमाउंट का फोर्स ये बॉल हमारे पर एग्जर्ट करेगा। और क्योंकि हमने क्या स्केटिंग पहन रखी है, स्केट, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करने लगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम रन करते हैं, जंप करते हैं, या वो सिंपली वॉक करते हैं, ये सब के सब एग्जांपल्स किसके हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। आप सोचिए जंप हम कैसे करते हैं? कोई भी बच्चा खड़े खड़े जंप नहीं कर सकता। उसको जंप करने के लिए पहले अर्थ में एक फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे हम बेंड करते हैं ना, तो पहले हम क्या कर रहे हैं? बेंड करने का मतलब वी आर अप्लाइंग ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देन वी आर गेटिंग एन रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से फिर हम जंप कर पाते हैं। हम जब चलते हैं तो अब कभी आपने फील किया होगा हमारे एक टांग, वन लेग इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वन लेग इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो पीछे वाले पैर होता है, ये वाला, ये क्या कर रहा है? बेसिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जिससे हमारी बॉडी को एक फॉरवर्डिंग फोर्स मिल रहा है और हम फर्दर मूव कर रहे हैं। क्लियर है? जितना ज्यादा हम फोर्स एग्जर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हम तेजी चल पाएंगे। इसलिए तुमने देखा होगा जो रनर्स होते हैं, एथलीट जो होते हैं, उनकी जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे पैरों के बीच में गैप ज्यादा होता है। सिंपली जब वॉक कर रहे होते हैं तो हम क्या, हमारे पैरों के बीच जो गैप होता है वो कम होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली फर्दर मूव करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमें स्पीड में चलना है तो हमको क्या करना है? जितना ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स एग्जर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी को फॉरवर्डिंग फोर्स मिलेगा और हम मूव करेंगे। स्विमिंग का एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या करता है स्विमर? भाई कोई भी स्विमर बेसिकली दो तीन स्टाइल से स्विम करता है। या तो हैंड की सपोर्ट से करता है, कुछ लोग लेग के सपोर्ट से करते हैं, कुछ लोग होल बॉडी के सपोर्ट से करते हैं। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो वाटर से उनकी बॉडी को एक फॉरवर्डिंग फोर्स मिलता है, और वो फॉरवर्डिंग फोर्स बेसिकली उसको क्या है? फर्दर स्विम करने के में सपोर्ट करता है। ये सब क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सिंपली। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है अपने सिलेबस में? नहीं है। अभी क्या है सिलेबस में? न्यूमेरिकल्स हो तो कुछ बोल दो।